हेलो स्टूडेंट्स, परफेक्शन आईएएस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं ओम प्रकाश आज आपके सामने उपस्थित हूँ केमिस्ट्री के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स लेकर, जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज का जो टॉपिक होने वाला है स्टूडेंट्स, उसमें मेनली हम लोग देखेंगे बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न, लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक कन्फ्यूज़न होता है अक्सर ये स्टूडेंट के बीच में। मैंने ये देखा है कि एक कन्फ्यूज़न क्या होता है कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट हमेशा 100 डिग्री सेल्सियस होता है। लोग ऐसा ही मानकर चलते हैं। ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। तो आज के क्लास में हम लोग देखेंगे कि बॉइलिंग पॉइंट किन किन बातों पर निर्भर करता है। या फिर एक और मिसकंसेप्शन होता है कि आइस है तब वो पिघलेगा तो वो हमेशा 0 डिग्री सेल्सियस पे ही पिघलेगा, यानी आइस का मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस होगा। यदि कोई आइस है तो उसका टेम्परेचर हमेशा 0 डिग्री सेल्सियस होगा। तो ये सब बहुत ही ज़्यादा मिसकंसेप्शन स्टूडेंट के दिमाग में होता है। तो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में मेनली हम लोग यही सब बातों को डिस्कस करेंगे। देखेंगे कि मेल्टिंग पॉइंट किन बातों पर निर्भर करता है, बॉइलिंग पॉइंट किन किन बातों पर निर्भर करता है, व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए लिक्विड, सॉलिड एंड लिक्विड। तो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में सबसे पहला जो टॉपिक होगा वो होगा मेल्टिंग पॉइंट, फिर होगा बॉइलिंग पॉइंट, लैटेंट हीट के बारे में देखेंगे, लैटेंट हीट के बारे में देखेंगे, और डिफरेंट स्टेट ऑफ मैटर का इंटर कन्वर्जन भी इस क्लास में हम लोग देखेंगे। तो चलिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि मेनली जो ये जो टॉपिक है ये मेनली क्या रिलेट करता है। तो ये इंटर कन्वर्जन रिलेट करता है स्टेट ऑफ मैटर को। इंटर कन्वर्जन रिलेट करता है स्टेट ऑफ मैटर को। इंटर कन्वर्जन मतलब ये हुआ कि सॉलिड से कब लिक्विड बनेगा, लिक्विड से कब गैस बनेगा, और गैस से कब सॉलिड बनेगा, सॉलिड से कब गैस बनेगा। इन सब बातों को यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, हमारे सामने जो सबसे पहला पॉइंट है वो इंटर कन्वर्जन ऑफ सॉलिड लिक्विड गैस में वो सबसे पहला है कि हम लोग सॉलिड से लिक्विड कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे सॉलिड लिक्विड इंटर कन्वर्जन। स्टूडेंट, अगर कोई सॉलिड है तो उसको लिक्विड बनाने के लिए हमें कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी देना होता है। कोई सॉलिड है, जैसे ये आयरन का रॉड है। अब ये आयरन के रॉड को अगर हम हीट देंगे, अगर इसे गर्म करेंगे, तो एक ऐसा टेम्परेचर आएगा जिस टेम्परेचर पे ये आयरन जो है मेल्ट करके आयरन का ही लिक्विड बन जाएगा। आपको मैंने बताया था कि जो सॉलिड पार्टिकल्स के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो टेम्परेचर बढ़ाने पे वाइब्रेशन को क्या करते हैं, तो एक्सट्रीम पोजीशन तक ले जाते हैं। एक ज़्यादा वाइब्रेशन होगा, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा उसका वाइब्रेशन क्या होगा, बढ़ता जाएगा। एक ऐसा समय आएगा जब वो पार्टिकल जो है उस बॉन्ड से फ्री होकर और लिक्विड के रूप को धारण कर लेगा, तो हम उसे बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। तो आयरन जिस टेम्परेचर पर, आयरन को जैसे मैंने हीट करना शुरू किया तो ये आयरन का ही क्या हो गया, ये लिक्विड बन गया। आयरन का ही क्या बन गया, लिक्विड फॉर्म हो गया। तो आयरन का जब लिक्विड फॉर्म हो रहा है तो जिस टेम्परेचर पे आयरन सॉलिड से लिक्विड बना, उस टेम्परेचर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। उस टेम्परेचर को क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। व्हाट इज द मेल्टिंग पॉइंट? मेल्टिंग पॉइंट किसे कहते हैं? एक ऐसा टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे कोई सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है एट कांस्टेंट प्रेशर। किसी प्रेशर पे बात कर रहे हैं, क्योंकि प्रेशर जैसे जैसे आप चेंज करेंगे मेल्टिंग पॉइंट भी सॉलिड का क्या होगा, चेंज होगा। जैसे जैसे अगर मैंने आपको कहा, जैसे आपको मैंने कहा कि आइस जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, पिघल के और वाटर बनाता है। तो आइस जो है 0 डिग्री सेल्सियस पे पिघल कर वाटर बनाता है, तो क्या हमेशा आइस जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे ही पिघलेगा? क्या मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस हमेशा 0 डिग्री सेल्सियस ही होगा? तो नहीं, इसका प्रेशर आप चेंज करेंगे तो इसका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा, चेंज होगा। मेल्टिंग पॉइंट हमेशा प्रेशर पे निर्भर करता है, ठीक है। जैसे अभी 0 डिग्री सेल्सियस पे हो सकता है मेल्ट,
लेकिन यदि प्रेशर आप घटा देंगे तो ये 2 डिग्री सेल्सियस पे पिघलेगा, 3 डिग्री सेल्सियस पे पिघलेगा। प्रेशर घटाने से इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो इन सब बातों को एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखते हैं स्टूडेंट्स कि मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है। मेल्टिंग पॉइंट किसे कहते हैं? टेम्परेचर एट विच solid state converted into liquid at constant pressure। प्रेशर जहां पे क्या होना चाहिए, कांस्टेंट, क्योंकि प्रेशर को चेंज करेंगे तो मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा, चेंज होगा। तो जैसे एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। जैसे आइस है, तो आइस का टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस, इसको गर्म किया मैंने। तो ये जनरली ऐसा नहीं है कि आइस का टेम्परेचर हमेशा 0 डिग्री सेल्सियस ही होता है। अगर आइस है तो ये मान लेते हैं कि आइस जो रहा होगा वो पहले क्या रहा होगा, कम टेम्परेचर पे रहा होगा, -4 डिग्री सेल्सियस पे रहा होगा, -5 डिग्री, -14 डिग्री सेल्सियस पे रहा होगा। मैंने इसको गर्म किया तो ये टेम्परेचर एक्वायर किया कितना, 0 डिग्री सेल्सियस। -14 डिग्री सेल्सियस पे था आइस, उसको गर्म किया तो आइस हुआ कहाँ पे, 0 डिग्री सेल्सियस पे। और जैसे ही हम लोगों ने इसे हीट किया तो हीट करने के बाद ये क्या बन गया, तो वाटर बन गया। ये क्या बन गया, वाटर। और ये जो वाटर बना, तो स्टूडेंट यहाँ भी एक बात ध्यान देना है कि वाटर का टेम्परेचर भी 0 डिग्री सेल्सियस ही होगा। हम लोग जो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दिए, ये क्या हुआ, ये सॉलिड के बॉन्ड को तोड़ने में चला गया। आइस में कौन सा बॉन्ड होता है, तो H बॉन्ड, इसीलिए ये ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करता है। इसका केज लाइक स्ट्रक्चर होता है, पिंजरे जैसा होता है स्ट्रक्चर इसका। रीजन क्या है, H बॉन्ड। तो ये हम लोगों ने जो हीट एनर्जी दिया, ये हीट एनर्जी यूटिलाइज हुआ इसके H बॉन्ड को तोड़ने में। तो इस हीट एनर्जी को हम लोग बोलते हैं लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। इसे क्या बोलते हैं, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है, तो ये होता है मेनली अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर देखिए, आप एक यूनिट मास ले लीजिए 1 kg मास, और उसको सीधे आप क्या कीजिए, तो उसको 1 kg मास को लिक्विड बनाइए। तो उसमें जितना एनर्जी आपको लगा, टेम्परेचर नहीं बढ़ा रहे हैं आप टेम्परेचर नहीं बढ़ा रहे हैं। 1 kg आपने आइस लिया, कितना लिया आइस, 1 kg, और 1 kg आइस से आपने 1 kg क्या बनाया, वाटर। तो इसमें आपको जितना एनर्जी लगा, आज टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है, विदाउट रेंज इन टेम्परेचर आप जितना एनर्जी दे रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं, वो उतना अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ सॉलिड into 1 kg of solid into liquid at constant pressure। तो कांस्टेंट प्रेशर पे आप 1 kg ऑफ सॉलिड को लिक्विड बनाने में जितना एनर्जी दे रहे हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेकिन इसमें एक कंडीशन है, विदाउट रेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर का कोई भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए, टेम्परेचर नहीं बढ़ना चाहिए। मतलब आप हीट कर रहे हैं तो ठीक है, आप 1 kg सॉलिड से 1 kg लिक्विड बना रहे हैं तो वो ठीक है, टेम्परेचर नहीं बढ़ना चाहिए। बस उतना ही अमाउंट को हम लोग, उतना ही अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी को हम लोग लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं, जिस अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी देने से 1 kg आइस जो है 1 kg लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, टेम्परेचर ना बढ़े। तो मेल्टिंग पॉइंट आपने देखा, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन आपने देखा। तब यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि क्या मेल्टिंग पॉइंट हमेशा प्रेशर पे निर्भर करता है, क्या प्रेशर चेंज करेंगे तो मेल्टिंग पॉइंट चेंज होगा, तो बिल्कुल चेंज होगा स्टूडेंट्स। देखिए, 2 तरह का सॉलिड होता है, ध्यान से समझिएगा इसको। देखिए, सॉलिड 2 तरह का होता है। एक सॉलिड ऐसा होता है जिसको जब आप हीट करते हैं और लिक्विड बनाते हैं तो उसका वॉल्यूम जो है ना बढ़ जाता है। बढ़ जाने का मतलब नहीं समझे, बढ़ जाने का मतलब ये हुआ कि आप अगर 1 लीटर ले लेते हैं कोई सॉलिड का, या फिर ऐसे मानिए ना, कोई कंटेनर में सॉलिड है, ठीक है, उसका वॉल्यूम आपने मेजर कर लिया, उसको लिक्विड बनाया, तो वॉल्यूम जो होगा लिक्विड का
वो 1 लीटर से ज्यादा हो जाएगा, 1.2 लीटर मान लीजिए। तो सॉलिड से लिक्विड बनना तो वॉल्यूम बढ़ गया। तो ये पहला सॉलिड होता है सॉलिड 1। और दूसरा सॉलिड कैसा होता है? तो कुछ सॉलिड ऐसे भी होते हैं जिसको अगर आप मेल्ट करेंगे ना तो वॉल्यूम घट जाएगा। जैसे देखिए, जैसे मान लेते हैं आइस। आइस 1 लीटर है, तो जैसा इसको आप गर्म करेंगे ये लिक्विड बनेगा। अब ये बन गया वाटर, तो इसका जो है ना वॉल्यूम वो 900 ml हो गया। तो आप क्या देख रहे हैं, वॉल्यूम घट गया। तो दो तरह का सॉलिड होता है, एक जो इन जनरल ज्यादातर सॉलिड में होता है कि वॉल्यूम जो है लिक्विड का ज्यादा होता है, आयरन कॉपर ये सब हो गया। इस सब में क्या होगा, एग्जांपल आयरन कॉपर और भी कुछ ले लीजिए, जो लीजिएगा सब इसमें आएगा। इसमें क्या होगा, आइस। आइस का बिहेवियर बिल्कुल अलग होता है। आइस जो होता है वो क्या करता है, इनफैक्ट अपने वॉल्यूम को डिक्रीज करता है, क्योंकि इसमें एच बॉन्ड होता है, केज लाइक स्ट्रक्चर होता है, तो ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है। या फिर ऐसे कहिए, उल्टा कहिए अगर, तो कहिए कि अगर 1 लीटर पानी को हम बर्फ बनाएंगे तो बर्फ का जो वॉल्यूम होगा 1 लीटर से ज्यादा होगा। जनरली बचपन में आप पढ़े होंगे, कुछ इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता था कि पाइप में पानी जम जाने से फट जाता है पाइप। रीजन यही है कि पानी कम वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता था तो वो पाइप में एडजस्ट हो जाता था। लेकिन यदि वही जम गया पानी तो अब वो ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, तो ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करने के लिए उसको ज्यादा वॉल्यूम चाहिए। तो अभी जो पाइप में एडजस्ट हो रहा था पानी उसको ज्यादा चाहिए, तो वो क्या होगा, थोड़ा एक्सपेंड करेगा तो पाइप फटेगा ही। तो इस तरह से आपका जो होता था कॉन्सेप्ट यहीं से एप्लीकेबल था। तो अब समझिए, अब कहिएगा कि प्रेशर का क्या इफेक्ट है दोनों पर, ये नहीं समझे। इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन मेल्टिंग पॉइंट। तो ध्यान दीजिए, जिसका वॉल्यूम बढ़ता है, जिसका वॉल्यूम बढ़ रहा है, 1 लीटर से 1.2 लीटर हो गया लिक्विड बनने पे, तो वैसे सॉलिड जिसका वॉल्यूम इंक्रीज करता है उसमें अगर आप प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। और जिसका वॉल्यूम घटता है उसमें यदि आप प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, डिक्रीज करेगा। और प्रेशर इसमें अगर डिक्रीज करेंगे तो मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा। तो अब यहाँ पे ये सब के पीछे नहीं जाना है कि ये सब कैसे हुआ, क्यों हुआ, तो वो दूसरा कॉन्सेप्ट आपको थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से आपको सोचना पड़ेगा। तो इन सब चीजों के बारे में ज्यादा नहीं सोचना है कि आखिर ये कैसे हो रहा है, बस इतना ध्यान रखना है। ऐसे आप समझ सकते हैं कि देखिए, प्रेशर घटेगा अगर वाटर आइस के केस में, तो प्रेशर घटेगा तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे आप शिमला जाते हैं घूमने के लिए, तो अगर आप शिमला जाते हैं घूमने के लिए तो वहाँ क्या देखते हैं कि 4 डिग्री सेल्सियस है टेम्परेचर या 2 डिग्री सेल्सियस है टेम्परेचर, शिमला का टेम्परेचर। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है यूपीएससी में। क्या पूछा था कि चंडीगढ़ और शिमला सेम लैटिट्यूड पे है, तो सेम लैटिट्यूड पे होने के कारण भी शिमला में बर्फबारी होती है और चंडीगढ़ में बर्फबारी नहीं होती है। तो इसके पीछे का रीजन क्या है, इसके पीछे का रीजन सिंपल सा है कि शिमला है और ये चंडीगढ़ है, दोनों शिमला है और ये चंडीगढ़ है। अब शिमला में टेम्परेचर है 2 डिग्री सेल्सियस और चंडीगढ़ में भी टेम्परेचर है 2 डिग्री सेल्सियस। तो शिमला में बर्फबारी होती है, स्नोफॉल होता है। रीजन क्या है, ये रीजन है कि शिमला हाइट पे है तो यहाँ का प्रेशर कम है, तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो जो बर्फ 0 डिग्री सेल्सियस पे पिघल जाता था अब वो 2, 3, 4 डिग्री सेल्सियस तक नहीं पिघलेगा। तो शिमला में 2 डिग्री सेल्सियस होने के बाद भी आइस एग्जिस्ट करता है। क्यों आइस एग्जिस्ट करता है, वाटर नहीं रहेगा। क्या रहेगा, आइस। क्यों रहेगा आइस, क्योंकि प्रेशर, शिमला का प्रेशर क्या है, कम। तो शिमला का अगर प्रेशर होगा कम तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, बढ़ जाएगा। क्योंकि वाटर ऐसा सॉलिड है, आइस ऐसा सॉलिड है जिसका वॉल्यूम जो है ना वो डिक्रीज होता है। तो जिसका वॉल्यूम डिक्रीज होता है उसमें प्रेशर अगर कम होगा तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो यही रीजन है कि शिमला में बर्फबारी होती है। चंडीगढ़ में प्रेशर कितना है, तो 1 एटीएम है, यहाँ पे 1 एटीएम से कम है, तो वहां पे पानी 0 डिग्री सेल्सियस पे ही पिघल जाएगा। ठीक है,
तो ये सब बात है जो थोड़ा कॉन्सेप्चुअल कॉन्सेप्ट आपको देता है, इसको थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। तो ऐसे आप समझ सकते हैं। देखते हैं स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट, हम बॉइलिंग की तरफ मूव करते हैं। यदि किसी लिक्विड को गैस में बदलना हो, अभी तक हम लोग ये देख रहे थे कि कैसे सॉलिड लिक्विड का इंटर कन्वर्जन होगा। अगला जो टॉपिक होगा हमारा वो ये होगा कि कैसे हम लोग लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करेंगे, और इसका उल्टा भी हम लोग देख लेते हैं, इसका रिवर्स रिलेशन। रिवर्स रिलेशन क्या होगा कि अगर, अब हम लोग देखते हैं कि लिक्विड से कैसे हम लोग सॉलिड बनाएंगे, इसको थोड़ा देख लेते हैं। लिक्विड और सॉलिड, लिक्विड से सॉलिड कैसे बनाएंगे। तो देखिए, लिक्विड से अगर आपको सॉलिड बनाना है तो जिस टेम्परेचर में फ्रीज करता है उसे हम लोग बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। ये फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर जो है वो सेम ही है मेल्टिंग पॉइंट के। कोई लिक्विड जनरली जितना टेम्परेचर पे मेल्ट करता है उतना ही टेम्परेचर पे फ्रीज भी करता है। जैसे जैसे आइस के बारे में बोलते हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस पे पिघल जाएगा और क्या बन जाएगा, वाटर। पर ऐसा नहीं है, वाटर भी 0 डिग्री सेल्सियस पे ही क्या बन जाएगा, आइस। तो ये तो जिस टेम्परेचर पे पिघल रहा है उसको हम लोग बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट, और जिस पे फ्रीज कर रहा है उसे बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। तो थ्योरेटिकली दोनों टेम्परेचर सेम ही टेम्परेचर होता है, प्रैक्टिकली थोड़ा बहुत डिफर कर जाए वो दूसरी बात है। स्टूडेंट्स, एक बात और है कि यदि इम्प्योरिटी आप ऐड करते हैं, इफ इम्प्योरिटी एडेड टू प्योर लिक्विड, जैसे अगर हम आपसे बोलते हैं कि स्टूडेंट्स वाटर जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज करके आइस का फॉर्मेशन करता है, तो क्या हमेशा 0 पे फ्रीज करेगा? तो वो प्रेशर अगर कांस्टेंट है, तो प्रेशर अगर 1 atm है, तो ये जो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट है, ये वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट है या फिर आइस का जो मेल्टिंग पॉइंट है, वो 0 डिग्री सेल्सियस कब होता है? जब प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक के बराबर हो। प्रेशर में थोड़ा बहुत भी चेंज होगा तो ये डाटा डिफर कर जाएगा, ये बात आप ध्यान दें। तो आप बोलेंगे कि सर एक बात बताइए, पानी फ्रीज करता है 0 डिग्री सेल्सियस पे, तो क्या हमेशा फ्रीज करेगा? तो ध्यान दीजिए, इफ इम्प्योरिटी एडेड टू प्योर लिक्विड, फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो क्या हो जाता है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ मिक्सचर becomes lower than pure liquid। मतलब ये हुआ कि यदि आप प्योर वाटर को फ्रीज कराते हैं तो 0 डिग्री सेल्सियस पे वो आइस बनाता है। लेकिन यदि वाटर में आप कोई इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर दें, खासकर इलेक्ट्रोलाइट के बारे में बात कर रहे हैं, इथिलीन ग्लाइकोल ऐड कर दें, तो वो क्या होगा, वाटर जो है वो कम फ्रीज करेगा टेम्परेचर पे। जैसे प्योर वाटर है तो ये है वाटर, इसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस। हम लोगों ने क्या किया, इसमें सॉल्ट ऐड कर दिया। अब सॉल्ट ऐड कर देने से क्या होगा कि ये जो सॉल्यूशन बना इसका फ्रीजिंग पॉइंट लेस देन 0 डिग्री सेल्सियस होगा, और कितना ज्यादा लेस होगा वो डिपेंड करता है सॉल्ट के अमाउंट पर। ये जनरली इथिलीन ग्लाइकोल हम लोग लेते हैं एंटी फ्रीज एजेंट के रूप में। क्या लेते हैं, इथिलीन ग्लाइकोल। तो इथिलीन ग्लाइकोल अगर इसमें ऐड कर देंगे तो अब जो सॉल्यूशन बना है या मिक्सचर जो बोलिए, उसका फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस से कम होगा। और कितना कम होगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि आप कितना अमाउंट ऑफ साल्ट ऐड कर रहे हैं या कितना अमाउंट ऑफ आप इथिलीन ग्लाइकोल ऐड कर रहे हैं, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो वाटर फ्रीज करता है 0 डिग्री सेल्सियस पे, लेकिन सॉल्ट प्लस वाटर का मिक्सचर जो फ्रीज करता है वो -1, -2, -3, -4 पे भी वो फ्रीज कर सकता है। मतलब सॉल्ट हमेशा इसके फ्रीजिंग पॉइंट को घटाएगा, इथिलीन ग्लाइकोल हमेशा घटाएगा। इसीलिए इथिलीन ग्लाइकोल जो है ना, एंटी फ्रीज एजेंट के रूप में बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। इथिलीन ग्लाइकोल इसका फॉर्मूला होता है CH2OH used as antifreeze agent। स्टूडेंट्स, इथिलीन ग्लाइकोल को आप अगर पानी में ऐड कर देंगे तो अब पानी 0 पे ना फ्रीज करके उससे कम टेम्परेचर पे फ्रीज करेगा, यानी इसे हम लोग बोलते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। इसे हम लोग, इस फेनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। मतलब फ्रीजिंग पॉइंट में कमी हो जाना। क्यों कमी हो गया, ड्यू टू एडिशन ऑफ इम्प्योरिटीज, सॉल्ट, इथिलीन ग्लाइकोल,
etc। तो आप कोई भी इम्प्योरिटी ऐड करते हैं तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट जो है प्योर लिक्विड का कम हो जाता है। एविएशन फ्यूल में भी क्या होता है, हवाई जहाज का फ्यूल, जेट के फ्यूल में वगैरह में भी क्या होता है कि इथिलीन ग्लाइकोल को ऐड किया जाता है, क्योंकि ऊपर जाने के बाद टेम्परेचर कम हो जाता है, तो ज़्यादा कम टेम्परेचर हो जाने की वजह से फ्रीज कर जाएगा, इसीलिए एंटीफ्रीज के रूप में इथिलीन ग्लाइकोल को ऐड किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे सामने जो है स्टूडेंट्स, वो है लिक्विड गैस। पहले हम लोग देखेंगे कि लिक्विड से गैस कैसे बनेगा, गैस से फिर देखेंगे कि लिक्विड कैसे बनेगा। तो पहले लिक्विड से गैस हम लोग समझते हैं स्टूडेंट्स। देखिए, लिक्विड से गैस बनाने का दो मेथड है। अगर आप लिक्विड से गैस बनाना चाहते हैं, पहले लिक्विड से अगर आप गैस बनाना चाहते हैं तो दो मेथड है। पहला मेथड तो ये है कि आप एवापोरेशन कीजिए, पहला मेथड है एवापोरेशन कीजिए, और दूसरा है कि आप बॉइलिंग कीजिए। दोनों ही मेथड के द्वारा आप लिक्विड से क्या कर सकते हैं, गैस बना सकते हैं। देखिए, दोनों चीजों को पढ़ने से पहले सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे बॉइलिंग को। देखिए, बॉइलिंग से आप कैसे लिक्विड से गैस बना सकते हैं इसको समझते हैं। बॉइलिंग समझने से पहले स्टूडेंट्स आप समझिए वेपर प्रेशर क्या होता है। आपके सामने एक नया टर्म आता है निकलकर, वेपर प्रेशर। बॉइलिंग समझने से पहले हम लोग देखते हैं वेपर प्रेशर। देखिए, अगर कोई लिक्विड है तो इस लिक्विड के सरफेस के ऊपर इसी लिक्विड का कुछ मॉलिक्यूल गैस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। नहीं समझे? जैसे देखिए, पानी आप रखें कोई ग्लास में, तो अगर आपने कहीं पानी रखा हुआ है तो पानी के सरफेस के ऊपर H2O का ही मॉलिक्यूल, पानी में क्या है तो H2O मॉलिक्यूल, तो पानी के सरफेस के ऊपर भी H2O का ही मॉलिक्यूल जमा होता है। आप कभी ठंडे के मौसम में सुबह सुबह देखे होंगे कोई तालाब नदी वगैरह है, तो देखिएगा कि पानी के ऊपर जस्ट एक क्या रहेगा, वेपर जमा हुआ रहेगा, वो वाटर का ही वेपर होता है इनफैक्ट। तो लिक्विड जो वोलेटाइल है, ये कैसा लिक्विड है, वोलेटाइल लिक्विड। वोलेटाइल किसे कहते हैं, जो उड़नशील है, जो वेपर बनकर उड़ता है। तो कोई वोलेटाइल लिक्विड है, ये अपने सरफेस के ऊपर इसी लिक्विड मॉलिक्यूल का कुछ वेपर जो है गैस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, और ये गैस जो है, वेपर जो है, इस लिक्विड के सरफेस के ऊपर एक प्रेशर लगाता है जिसे हम लोग कहते हैं वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर क्या होता है इसको समझते हैं। वेपर प्रेशर क्या होता है, प्रेशर एक्सर्टेड बाई वेपर ऑफ लिक्विड ऑन लिक्विड सरफेस, वेपर ऑफ लिक्विड ऑन लिक्विड सरफेस। तो लिक्विड सरफेस के ऊपर जो वेपर है वो लिक्विड के सरफेस पे एक प्रेशर लगा रहा है, उस प्रेशर को हम लोग क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर। तो और वेपर प्रेशर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। स्टूडेंट, ये बात आप हमेशा ध्यान रखें, जैसे से आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे वेपर प्रेशर बढ़ेगा। तो क्या इसको याद रखना पड़ेगा, नहीं, आप समझिए ऐसे, इस लिक्विड को हम लोगों ने गर्म करना शुरू किया, तो जैसे से गर्म करेंगे ज्यादा नंबर ऑफ वेपर बनेगा। आप सोचिए, आप जब पानी गर्म करते हैं तो बॉयल होने से पहले पानी में आप क्या देखते हैं कि धीरे धीरे कुछ वेपर बनना शुरू हुआ, इस तरह से कुछ वेपर निकलना शुरू हुआ पानी के सरफेस के ऊपर से। फिर समय आते आते वेपर वो बढ़ते चला जाता है और एक ऐसा समय आता है कि बॉइलिंग होता है। तो जैसे से हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे वेपर प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज करेगा, और एक ऐसा टेम्परेचर आएगा जिस टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा, तब हम उसे कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट? बॉइलिंग पॉइंट किसे कहते हैं? आप अगर बोल रहे हैं कि बॉइलिंग पॉइंट एक ऐसा टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पे कोई लिक्विड बॉइल करना शुरू करता है, तो बिल्कुल गलत है। बॉइलिंग पॉइंट ऐसा टेम्परेचर नहीं जिसपे कोई लिक्विड बॉइल करना शुरू कर दे, ये सब बच्चों वाला डिफिनीशन है। बॉइलिंग पॉइंट क्या है, तो वो टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड
becomes equal to atmospheric pressure, becomes equal to atmospheric pressure। वैसा टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर लिक्विड का एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है, यानी बॉइलिंग पॉइंट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, वेपर प्रेशर के। और वेपर प्रेशर जब इक्वल हो जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के तब बॉइलिंग होगा, यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर ज्यादा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। तो सीधे ध्यान रखें कि एटमॉस्फेयर का प्रेशर अगर ज्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, ज्यादा। एटमॉस्फेयर का प्रेशर कम है तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, कम होगा। आप बहुत हाइट पे जाते हैं और वहां पर जाके पानी को बॉइल कर रहे हैं, तो बहुत ऊपर हाइट जाने पर क्या होगा कि वहां का प्रेशर कम है तो वहां का एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा तो कम ही टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर क्या होगा, 1 atm के बराबर हो जाए, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा, तो कम टेम्परेचर पे ही वाटर बॉयल करने लगेगा, ऐसे समझते हैं। जैसे ऐसे समझते हैं, जैसे कोई आदमी यहाँ पे रह रहा है, कोई आदमी यहाँ पे, ये पहाड़ है, इस तरह से पहाड़ है, कोई आदमी यहाँ पे पानी बॉयल कर रहा है, कोई आदमी यहाँ पे पानी बॉयल कर रहा है, यहाँ का प्रेशर जो है एटमॉस्फेयर का वो है 1 atm, मतलब 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर। ये समुद्र तट है, सी से लेवल है, और जो पहाड़ पे पानी गर्म कर रहा है वहां का प्रेशर है 0.8 atm। तो क्या होगा स्टूडेंट कि जैसे ही आप यहाँ पे गर्म करेंगे और यहाँ पर गर्म करेंगे तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाते जाइए, वेपर प्रेशर बढ़ते जाएगा, एक ऐसा समय आएगा जब वेपर प्रेशर 0.8 atm हो जाएगा तो ये बॉयल करने लगेगा, और जब एक बार बॉयल करने लगेगा तो फिर टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, फिर इवापोरेशन, फिर वेपराइजेशन होगा, वो क्या होगा, वेपर बनना शुरू होगा, गैस बनना शुरू होगा, और फिर उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। मतलब पानी का टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस अगर है, मान लेते हैं कि ये 80 डिग्री सेल्सियस पे 80 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल करने लगा, तो बस इतना पे ही बॉयल करते रह जाएगा, जबकि यहाँ का एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा था। यहाँ पे जब हम लोग टेम्परेचर बढ़ा रहे थे तो वेपर प्रेशर बढ़ रहा था, और एक ऐसा समय आया जब वेपर प्रेशर 1 atm हो गया तो ये बॉयल करने लगा, और उस वक्त टेम्परेचर देखे तो देखे 100 डिग्री सेल्सियस था। तो आप देखिए कि हाइट पे जाने पर प्रेशर कम होने की वजह से बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है, कम हो जाता है। चलिए यहां तक में आई होप कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बात समझ में आई। इसीलिए इसका बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं इसके, जैसे आपसे बहुत सारा क्वेश्चन इस तरह से बनाकर पूछा जाता है कि टॉप ऑफ माउंटेन पे ओपन कंटेनर में फूड प्रिपेयर करना बहुत डिफिकल्ट है। क्यों? क्योंकि वहां का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, आप टॉप ऑफ माउंटेन पे चल गए और वहां पे आप खुले बर्तन में चावल पका रहे हैं तो चावल जो है तैयार नहीं होगा आपका जल्दी, क्योंकि उसको ज्यादा हीट नहीं मिल रहा है। चावल कैसे तैयार होता है, उसको हीट एनर्जी मिलेगा तब वो तैयार होगा ना, पकेगा। तो टॉप ऑफ माउंटेन पे अगर आप ओपन कंटेनर में फूड प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसका वहां वाटर का बॉइलिंग पॉइंट जो है कम है, इस वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होने की वजह से बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, कम होगा। अगर देखें प्रेशर कुकर, तो प्रेशर कुकर में आपसे पूछा जाता है कि खाना बहुत तेजी से तैयार हो जाता है, दाल हो चावल हो बहुत तेजी से ही तैयार हो जाता है। क्यों? रीजन उसका ये है कि प्रेशर कुकर के अंदर वो एटमॉस्फेयर से उसका कोई लेना देना नहीं है, उसके अंदर एक अलग एटमॉस्फेयर है, अपना एटमॉस्फेयर है। ढक्कन जब हम लोग लगा देते हैं तो उसका अपना एटमॉस्फेयर बन जाता है अंदर, और अंदर का प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाता है, तो बॉइलिंग पॉइंट भी वाटर का क्या होगा, बहुत ज्यादा। तो जो चावल जिसको कि हीट बहुत ज्यादा मिल रहा है, वाटर ज्यादा टेम्परेचर पे बॉयल कर रहा है, वो जल्दी तैयार होगा। 130 डिग्री सेल्सियस के आसपास इसको टेम्परेचर मिल रहा है, इतना ज्यादा टेम्परेचर मिलेगा तुरंत तैयार हो जाएगा, जबकि जिसको कम टेम्परेचर मिल रहा है वो कम जल्दी धीरे धीरे तैयार होगा। जैसे टॉप ऑफ माउंटेन पे जाकर आप अगर चावल तैयार कर रहे हैं तो 80 डिग्री सेल्सियस पे ही पानी बॉयल कर रहा है, तो फिर क्या होगा कि आपका खाना देरी से तैयार होगा। तो ये सब बहुत सारे क्वेश्चंस इस पे अप्लाइड पूछे जाते हैं स्टूडेंट्स, तो ये आप ध्यान रखें। तो क्या, अच्छा अगर आप ओपन कंटेनर में, एक बात और है कि अगर आप ओपन कंटेनर में सी लेवल पे ही गर्म कर रहे हैं पानी को तो वो 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होगा। कितना पे बॉयल होगा? 100 डिग्री सेल्सियस पे। जैसे ये सी लेवल है, ये सी लेवल है,
सी लेवल इसलिए बोलते हैं कि सी का लेवल जो है हमेशा हर जगह क्या होता है, सेम होता है, वहां पे प्रेशर 1 atm होता है। बाकी स्थान जो है वो तो हाइट, सब स्थान का हाइट अलग अलग है, चेन्नई, चंडीगढ़, रांची, पटना, दिल्ली, कोलकाता, सब अपना अलग अलग लेवल पे है। तो सी लेवल जो है उस पर अगर आप पानी को गर्म कर रहे हैं तो ये क्या होगा, ये 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल करेगा, ये कंफर्म है। लेकिन अगर कोई हाइट पे रहा, जैसे रांची मान लेते हैं कि 500 मीटर हाइट पे है सी लेवल से, तो यहाँ रांची में जो पानी बॉयल होगा वो कम होगा टेम्परेचर पे, 100 डिग्री सेल्सियस पे नहीं होगा, सी लेवल पे ही 100 डिग्री सेल्सियस पे होता है, जहाँ पे की प्रेशर 1 atm है। रांची हाइट पे है, नागपुर और हाइट पे है, तो उस केस में क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट कम होते चला जाएगा। ठीक है, तो अगर आप सी लेवल पे पानी बॉयल कर रहे हैं तो वो 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल करेगा। लेकिन स्टूडेंट एक बात बताइए, क्या पानी का बॉइलिंग पॉइंट हमेशा 100 होगा सी लेवल पे अगर मान के चल रहे हैं तो हाँ 100 होगा। लेकिन यदि इम्प्योरिटी उसमें ऐड करेंगे, इफ इम्प्योरिटी एडेड टू प्योर वाटर, एडेड टू वाटर का ही बात नहीं है, कोई भी लिक्विड का बात है कि कोई भी लिक्विड में अगर आप कोई सॉल्यूट ऐड करते हैं तो क्या होता है, उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। तो इफ इम्प्योरिटी एडेड टू प्योर वाटर, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस। और इस फेनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं, इस फेनोमेना को हम लोग बोलते हैं इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। क्या बोलते हैं, इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट में इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इलेवेशन, इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो यदि इम्प्योरिटी ऐड कर देते हैं तो इम्प्योरिटी के तौर पे क्या ऐड कर देंगे, तो इम्प्योरिटी के तौर पे हम लोग ऐड कर देंगे, उसमें सॉल्ट ऐड कर देंगे। सॉल्ट इसलिए जनरली ऐड करते हैं ना, क्योंकि सॉल्ट के डिसोसिएशन से आयंस का फॉर्मेशन होता है, ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल बनता है, और ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल जब बनेगा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। देखिए सॉल्ट है, जैसे नहीं समझे आप, जैसे मान लेते हैं NaCl है, तो NaCl टूटेगा तो क्या देगा, Na प्लस और Cl माइनस। तो अब ये एक NaCl कितना पार्टिकल जनरेट कर रहा है, 2। तो ये सॉल्ट जो है ना ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल जनरेट करता है, और बॉइलिंग पॉइंट उतना ज्यादा होगा जितना नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा होगा। नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर ज्यादा होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर ज्यादा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। जैसे देखिए, जैसे मान लेते हैं, जैसे ऐसे समझिए, जैसे मान लेते हैं, जैसे मान लेते हैं कि 100 मोलिक्यूल ग्लूकोज का आपने ऐड किया C6H12O6, और 100 आपने NaCl का ऐड किया, और 100 आपने Na2SO4 का ऐड किया। तो अब ध्यान से समझिए, यहाँ पे 100 ग्लूकोज जो है ना वो बस 100 ही रहेगा। क्यों, क्योंकि ग्लूकोज टूटता नहीं है, ये 100 का 100 रहेगा। 100 NaCl जो है वो क्या हो जाएगा, तो Na प्लस और Cl माइनस, तो एक NaCl टूटा 2 में, तो 100 टूटेगा कितना में, 200 पार्टिकल में, मतलब NaCl से 200 पार्टिकल जनरेट हुआ। और 100 Na2SO4 जब आप लेंगे, ध्यान दीजिए स्टूडेंट, अगर आप 100 Na2SO4 लेंगे तो इससे 3 पार्टिकल जनरेट होगा, 2 Na प्लस और 1 SO4 माइनस 2। तो कितना पार्टिकल जनरेट हो रहा है, 1 Na2SO4 3 पार्टिकल जनरेट कर रहा है, तो 100 कितना जनरेट करेगा, 300 पार्टिकल। तो अगर आपने 1 लीटर वाटर में अगर आप 100 Na2SO4 डाला, फिर अगले सैंपल जो है, अगला जो 1 और लीटर पानी रखा हुआ है उसमें आपने 100 NaCl डाला, और फिर 1 लीटर पानी है, अगर आप उसमें 100 ग्लूकोज डाल रहे हैं, तो इन सब केसेस में सबसे ज्यादा जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो Na2SO4 का होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ 300 पार्टिकल है, यहाँ 200 पार्टिकल है, यहाँ 100 पार्टिकल है। तो ध्यान दीजिए, अगर इसका हो रहा है, अब हम टेम्परेचर नहीं बताएंगे, आपको नहीं बता सकते हैं कितना होगा, उसके लिए आपको अलग से फिर निकालना पड़ेगा कि क्या होगा। बट हाँ, इससे ज्यादा ये होगा, इससे ज्यादा ये होगा। अगर ये 102 पे बॉयल करेगा तो ये 104 पे करेगा, ये 106 पे करेगा। इसका सीधा एग्जाम्पल आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे वाटर बॉयल करता है कितना पे, 100 डिग्री सेल्सियस पे। तो अगर आप अंडे को उबालते हैं ड्यूरिंग बॉइलिंग द एग्स, अगर आप अंडे को बॉयल करते हैं तो आप क्या करते हैं, उसमें थोड़ा सा नमक डाल देते हैं। क्या डाल देते हैं, नमक। क्यों डालते हैं नमक, नमक इसलिए डाल देते हैं कि अंडा जो बॉयल हो रहा है उसको हीट मिलेगा बिना नमक के 100 डिग्री सेल्सियस, और अगर नमक ऐड कर देंगे तो बॉइलिंग पॉइंट वाटर का क्या होगा, इंक्रीज करेगा। अब इसको 102, 104, 105 डिग्री सेल्सियस मिलेगा,
तो कुल मिला के अंडे को जो है ना ज्यादा हीट मिलेगा, जल्दी तैयार होगा। या फिर आप मान लेते हैं कोई ऐसा चीज बॉईल कर रहे हैं, जैसे चना बॉईल कर रहे हैं, अब वो चना बहुत हार्ड है, चना बॉईल कर रहे हैं वो बहुत हार्ड है, वो आसानी से नहीं पकता है, तो आप क्या सोचे कि चलो उसमें थोड़ा नमक डाल देते हैं। नमक डाल देने से क्या होगा कि जनरली चने को जितना पे आप बॉईल कर रहे थे जिस टेम्परेचर पे, नमक डाल देने से क्या होगा कि अब वाटर का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, वो ज्यादा टेम्परेचर पे बॉईल करेगा, तो चने को ज्यादा हीट मिलेगा, तो चना जल्दी तैयार होगा और अच्छे से तैयार होगा। तो हम लोग बॉइलिंग करने के दौरान नमक ऐड कर देते हैं। ड्यूरिंग बॉइलिंग द एग्स ग्राम्स we add salt to increase the boiling point of water। तो हम लोगों का उद्देश्य यही होता है कि बॉइलिंग पॉइंट जो है वाटर का वो क्या हो जाए, बढ़ जाए, साल्ट ऐड कर देने से। तो स्टूडेंट आई होप आप ये पॉइंट अच्छे से समझ में आया। अब देखते हैं हम लोग अगला पॉइंट जो है हमारे सामने वो है लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। इसको थोड़ा समझते हैं। जैसे वाटर है 100 डिग्री सेल्सियस पे ये बॉईल करने लगा, ठीक है, और अब ये क्या बन गया, स्टीम। अब ये बन गया वेपर स्टीम गैस आप जो बोलिए, और अभी भी इसका टेम्परेचर जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस ही है। तो हम लोग जो एनर्जी दिए वो गया कहाँ, तो हम लोग जो एनर्जी दिए वो जनरली वाटर से लिक्विड फेज से गैस फेज करने में चला गया। इस एनर्जी को हम लोग बोलते हैं लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। और ये क्या होता है, वो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो 1 kg वाटर को स्टीम बनाता है विदाउट रेज इन टेम्परेचर। वाटर का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस, तो स्टीम का भी टेम्परेचर कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस। तो लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन को हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे, तो हम लोग ऐसे लिखेंगे, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी जितना कि 1 kg वाटर को 1 kg वाटर को स्टीम बनाने में रिक्वायर होता है विदाउट रेज इन टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। किसी कांस्टेंट प्रेशर पे ही बात कर रहे हैं, ये जो बात कर रहे हैं वो किसी कांस्टेंट प्रेशर की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो और इसमें टेम्परेचर बढ़ना नहीं चाहिए। तो कभी कभी एक क्वेश्चन यहाँ से पूछ दिया जाता है कि यदि आपका हाथ 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर से जल जाता है और यदि आपका हाथ 100 डिग्री सेल्सियस पे स्टीम से जल जाता है, तो आप ज्यादा खतरनाक कौन होता है, ज्यादा तकलीफ कौन देता है। तो ध्यान दीजिए, स्टीम ज्यादा खतरनाक है। कैसे कि इसके पास, स्टीम के पास एक्स्ट्रा एनर्जी है, लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो एक्स्ट्रा एनर्जी है, तो ज्यादा एनर्जी वाले से अगर कॉलिजन होगा तो आपको ज्यादा नुकसान होगा। सिंपल सा बात है। कोई साइकिल से, मान लेते हैं कोई बाइक से आपको धक्का लग गया, कोई बाइक से किसी को चोट लग गया, अगर वो बाइक धीरे धीरे जा रहा था थोड़ा चोट लगेगा। अगर बाइक का स्पीड ज्यादा रहेगा तो उसका काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, तो ज्यादा एनर्जी से कॉलिजन होगा, ज्यादा तकलीफ होगा। तो स्टीम का एनर्जी यहाँ पे ज्यादा होता है, इसलिए वो ज्यादा खतरनाक होता है। स्टीम cause severe wounds than water at same temperature। तो सेम टेम्परेचर पे भी स्टीम से जो हाथ जलता है ना वो ज्यादा खतरनाक होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ तक आई होप कि आपको समझ में आया होगा। किसके कारण, क्योंकि स्टीम के पास एक एक्स्ट्रा एनर्जी होता है। स्टीम हैज एन एक्स्ट्रा एनर्जी, कौन सा एनर्जी, लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। कौन सा एनर्जी, लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होने की वजह से इस पे क्या होता है, इसके पास ज्यादा एनर्जी होता है। तो ये था बॉइलिंग, जिस मेथड के द्वारा, जिस प्रोसेस के द्वारा आप लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करते थे। एक और इसका मेथड है एवापोरेशन। एवापोरेशन क्या होता है, एवापोरेशन में इनफैक्ट इसमें क्या होता है ना कि इसमें भी लिक्विड से गैस ही बनाया जाता है। स्टूडेंट्स, एवापोरेशन में भी क्या होता है कि लिक्विड से गैस ही बनाया जाता है बिलो बॉइलिंग पॉइंट।
इसको बॉयल कराने का जरूरत नहीं है, बॉइलिंग पॉइंट के बिलो ही क्या होता है, इवापोरेशन हो जाता है, मतलब लिक्विड से गैस में बदल जाता है। इसका मतलब आप नहीं समझे। जैसे देखिए, जैसे अगर वाटर है तो वाटर के बारे में आप क्या बोलेंगे कि ये लिक्विड है और ये बनेगा स्टीम कब, ये बनेगा स्टीम कब, जब आप इसको 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देंगे तभी। तब इसको हम बॉयल करा रहे हैं, तब हम इसे क्या करा रहे हैं, बॉयल करा रहे हैं। ये गैस या वेपर में तभी बनेगा जब आप इसको बॉयल कराएंगे। लेकिन इवापोरेशन में क्या होता है कि बिना बॉयल कराए 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर किए बिना ही हम लोग वाटर से क्या कर सकते हैं, स्टीम बना सकते हैं, और ये ऑटोमेटिकली होगा। तो हम इसे क्या बोलते हैं, इवापोरेशन। मतलब लिक्विड से गैस बनता है बिलो बॉइलिंग पॉइंट, तब इस फिनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं, इवापोरेशन बोलते हैं। और ये स्टूडेंट, ये एक सरफेस फिनोमेना है। ये क्या है, एक सरफेस फिनोमेना, ये एक सरफेस फिनोमेना है। और बॉइलिंग क्या था, बॉइलिंग था जो वो बल्क फिनोमेना था, वो बल्क फिनोमेना। बल्क फिनोमेना कहने का मतलब ये हो रहा है कि इंटरनल मैटर उसमें कन्वर्जन में भाग लेता है, जबकि सरफेस फिनोमेना कहने का मतलब ये है कि इवापोरेशन में सरफेस का ही मॉलिक्यूल जो है वो क्या होगा, लिक्विड में बनेगा। जैसे बॉइलिंग था तो बॉइलिंग में क्या होता था कि इंटरनल मॉलिक्यूल को एनर्जी मिलता था और वो गैस बनता था, जबकि इवापोरेशन में क्या है कि इंटरनल मॉलिक्यूल को पता भी नहीं है लेकिन इसके सरफेस के ऊपर से गैस बन के उड़ रहा है। तो ये सरफेस फिनोमेना हो गया इवापोरेशन में। और बॉइलिंग में इंटरनल मैटर से, बल्क से क्या होता था, लिक्विड मॉलिक्यूल गैस में कन्वर्ट होता था। तो इसके कौन कौन से फैक्टर्स हैं, किन किन बातों पे निर्भर करता है। इसके लिए टेम्परेचर जो होना चाहिए वो 100 डिग्री सेल्सियस नहीं भी होगा तो चलेगा, बिलो 100 एट एनी टेम्परेचर, कोई भी टेम्परेचर पे ये लिक्विड से क्या बनेगा, गैस बनेगा। फैक्टर्स, हाँ ये बात भले है कि टेम्परेचर ज्यादा होगा तो इवापोरेशन का रेट भी क्या होगा, ज्यादा। जैसे स्टूडेंट, हम लोग कपड़े सुखाते हैं तो गीले कपड़े को डाल देते हैं तो गर्मी के दिन में जल्दी सूखता है क्योंकि इवापोरेशन जल्दी होता है। अब कपड़े को तो हम लोग बॉयल करा नहीं रहे हैं कि बॉइलिंग कराएंगे तो कपड़ा से सारा H2O जो है उड़ जाएगा, ऐसा तो करते नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, बाहर डाल देते हैं। बाहर इसलिए डालते हैं कि बाहर का टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा है, अंदर का टेम्परेचर कम है। दूसरा बात इसलिए डालते हैं कि बाहर में हवा चल रहा है तो विंड स्पीड ज्यादा होगा तो इवापोरेशन का रेट भी ज्यादा होता है। कपड़े को जब डालते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, फैला देते हैं। फैला इसलिए देते हैं कि सरफेस एरिया बढ़ जाए और वो क्या हो, सरफेस एरिया बढ़ जाने के कारण फास्ट क्या हो, इवापोरेशन हो। और तीसरा है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी अगर कम होगा तो ह्यूमिडिटी अगर कम होगा तो इवापोरेशन का रेट ज्यादा होगा। स्टूडेंट देखिए, इवापोरेशन का कुछ एप्लीकेशन भी है, इसके कुछ एप्लीकेशन है जो डेली लाइफ में हम लोग देखते हैं। जैसे इसका एप्लीकेशन क्या है भाई, जैसे आप देखे हैं सी वाटर से नमक का प्राप्त करना, सी वाटर से सॉल्ट को निकालना, ये भी क्या होता है, इवापोरेशन के रेट पर ही होता है। इवापोरेशन का प्रिंसिपल इसमें अप्लाई होता है। कैसे, समुद्र का पानी हम लोग एक बड़े से कंटेनर में, एक या फिर ऐसे कहिए एक बहुत बड़ा रिजर्व एरिया होता है, उसमें समुद्र का पानी हम लोग एकत्रित कर लेते हैं। समुद्र का पानी का सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं, मतलब बहुत चौड़ा, बहुत लंबा चौड़ा लार्ज एरिया में हम लोग पानी को पसार देते हैं। उससे क्या होगा कि पानी जो का मॉलिक्यूल उड़ेगा, नमक नीचे बच जाएगा। कॉटन कपड़े को हम लोग जब पहनते हैं गर्मी में तो ज्यादा कंफर्टेबल होता है। क्यों होता है, क्योंकि हमारे देह का, हमारे बॉडी का जो पसीना है वो कॉटन क्या करता है, आसानी से एब्जॉर्ब कर लेता है। और इवापोरेशन में जो गर्मी होती है उस टेम्परेचर के कारण जो हीट एनर्जी है वो हमारे शरीर को टच नहीं करता, वो कॉटन के कपड़े में जो वाटर है उसको इवापोरेट कर देता है, उसका एनर्जी खींच लेता है, और खींच लेने के बाद वो क्या करता है, इवापोरेट करता है। फैन में हम लोग बैठते हैं गर्मी के दिन में तो जो पसीना होता है वो सूख जाता है और अच्छा महसूस करते हैं। रीजन क्या है कि जो पसीना है वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करके और इवापोरेट हो जाता है। तो एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है तो हमारे शरीर से गर्मी को खींचता है, तो इस वजह से भी क्या होता है कि कंफर्टेबल फील करते हैं हम लोग। तो ये सब इवापोरेशन था, ये बिलो बॉइलिंग पॉइंट होता है स्टूडेंट। अगर हम सॉलिड से गैस बदलें, सॉलिड स्टेट से गैस बनाएं तो क्या होगा। तो सॉलिड से अगर गैस बनाते हैं स्टूडेंट तो इसमें क्या होता है, मेनली कुछ ऐसे सॉलिड हैं जिसको अगर हम लोग हीट करते हैं तो वो डायरेक्टली क्या बन जाता है, सॉलिड से क्या बन जाता है, गैस। तो ऐसे मैटर को हम लोग बोलते हैं सबलाइम। क्या बोलते हैं, सबलाइम। और प्रोसेस को क्या कहा जाता है,
सब्लिमेशन। इसमें सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्ट होता है किस में, गैस में। सब इसमें कुछ एग्जांपल है जो आपको ध्यान रखना है, जैसे कैम्फर, नेप्थालीन, कैम्फर, नेप्थालीन, एंथ्रासीन, NH4Cl, आयोडीन। तो ये सब जो हैं वो जनरली क्या होते हैं, सबलाइम सॉलिड होते हैं। ये सॉलिड होते हैं ड्राई आइस। ड्राई आइस जो है ना, मतलब सॉलिड CO2। ड्राई आइस किसे बोलते हैं, सॉलिड CO2। सॉलिड CO2 जो होता है, ये भी डायरेक्टली गर्म करेंगे तो सॉलिड CO2 से डायरेक्ट गैस CO2 बन जाएगा। आप देखे होंगे कोई लाइव कंसर्ट, कोई स्टेज शो या कोई मूवी का सीन, जिसमें देखते होंगे कि पूरा फॉग टाइप का, व्हाइट स्मोक टाइप का सीन क्रिएट किया जाता है, थिएट्रिकल इसका एक तरह से सीन क्रिएट किया जाता है। तो ये जो होता है स्टेज शो वगैरह में, वो CO2 ही होता है। वो क्या होता है, CO2 होता है। ड्राई आइस होता है, उसको हम लोग गर्म करते हैं तो वो धीरे धीरे क्या होता है, गैस बन के उड़ता है। क्योंकि गैस बन के उड़ने पर एक ये अच्छा इफेक्ट जनरेट करता है, और कोई बात नहीं। तो स्टूडेंट, आई होप आज का क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप सीखे कि वेरिएशन इन मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, इवेपोरेशन वगैरह क्या होता है। अगले क्लास में मिलेंगे स्टूडेंट एक नए चैप्टर टॉपिक के साथ। जय हिंद।